Hi, look in the mirror. That's who you are truly competing against. Today is 14th of May 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के क्विज नंबर 17 के आंसर्स हैं मैसाबी रेंज है कॉपर का नहीं आयरन का। सऊदी अरेबिया में है रास तनुरा ऑयल रिफाइनरी। पेट्रोलियम प्रोडक्शन सेंटर है वेनेजुएला में। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। निकल जिंक कॉपर एल्यूमिनियम है ग्रुप ऑफ मिनरल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं नॉन फेरस मेटल्स। आज के सवाल हैं द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, क्या नाम है उनका? हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस? The formula for transfer of sovereignty to India in 1947 was known as what? Who among the following was the first law minister of India? Who appointed the first prime minister of India? So these are 5 questions for today. This is question number 1. This is question number 2. This is question number 3. This is 4. And this is 5. Okay. So these are 5 questions. आज के vocabulary words हैं aridity. Aridity का मतलब होता है dryness, dehydration. Venal का मतलब होता है showing or motivated by susceptibility to bribery. Flimsy है मतलब कमजोर है, comparatively light and insubstantial, easily damaged. Pandemonium का मतलब होता है wild and noisy disorder or confusion, uproar. जेरियाट्रिक का मतलब होता है बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, सीनियर एल्डरली। सो ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सीसेट का ये आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ 1, और ये 2 सवाल हैं, 2 सवाल हैं सीसेट के। ट्राई टू सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस। ऑलराइट, Now let us come to the Hindu newspaper 14th of May 2022. फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है अबाउट ट्विटर डील ऑन होल्ड। एलोन मस्क ने अनाउंस किया ये जो $44 बिलियन का डील था टू बाय ट्विटर, इसको होल्ड पे रखा गया है। रीज़न क्या है? एक्चुअली ट्विटर के बहुत सारे यूज़र्स हैं। इस यूज़र्स में कौन रियल है, कौन रियल नहीं है, कौन ऑथेंटिक है, कौन फेक है, कौन रियल ह्यूमन बीइंग है और कौन जस्ट अ बॉट है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो सकते हैं, नॉन लिविंग एंटिटीज़ हो सकते हैं। सो ये डिटरमाइन करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अक्सर जो नंबर्स आपको दिखते हैं ना, चाहे वो गूगल का प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इसमें एक अच्छा खासा नंबर होता है, वो रियल पर्सन नहीं होते हैं, वो फेक आईडीज़ होती है, स्पैम होते हैं वो। सो द पॉइंट इज इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। सो ये पहले जब अग्रीमेंट था इनका, जब डील हुआ था, तब ये बात थी कि ये जो फेक अकाउंट्स हैं, स्पैम या फेक अकाउंट्स हैं, ये 5% ऑफ यूज़र से ज़्यादा नहीं होंगे। बट अभी फिर से इस बात पे इन्वेस्टिगेशन होगा। मिस्टर मस्क ने कहा इरेडिकेशन ऑफ स्पैम अकाउंट्स एंड बॉट्स वन ऑफ द सेंटर पीस ऑफ द डील है। एक्चुअली पता है क्या होता है? स्पैम अकाउंट्स, फेक प्रोफाइल, बॉट्स, इनसे ना जो रियल पर्सन है वो समझ में नहीं आता है, रियल यूजर्स डिफाइन नहीं हो पाते हैं। सो दैट इज़ वाई ऑल ओवर द अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जितने भी सोशल मीडिया हैं या फिर प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, दे आर लाइक कि ये जो स्पैम अकाउंट्स और बॉट्स हैं इनको रिमूव किया जाए, अदरवाइज इस प्लेटफॉर्म की जो अकाउंटेबिलिटी है वो क्वेश्चन में आ जाती है। सेम चीज़ ट्विटर में हो रहा है। ट्विटर डील टेम्पररली ऑन होल्ड पेंडिंग डिटेल्स सपोर्टिंग कैलकुलेशन। ये जो स्पैम और फेक अकाउंट्स हैं ये 5% से ज़्यादा तो नहीं है उसके यूज़र बेस का। सो कहने को इतने सारे फॉलोवर्स हैं, इतने सारे नंबर्स हैं, बट उसमें से रियल कितने हैं, उसमें से एक्टिव यूज़र्स कितने हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है बजाय जस्ट द नंबर्स। सो ट्विटर डील ऑन होल्ड। देन सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू स्टे जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन रिपोर्ट। तो जस्टिस संजय किशन कौल साहब ने कहा वाई डिड यू टेक 2 years टू चैलेंज द डिलिमिटेशन नोटिफिकेशन? आर यू चैलेंजिंग द रिपोर्ट और द फॉर्मेशन ऑफ द कमीशन? यू हैव कम आफ्टर द रिपोर्ट हैज़ बीन फाइल्ड। सी, वैसे भी जो डिलिमिटेशन का जो रिपोर्ट होता है, डिसीजन होता है, वो चैलेंज कोर्ट में नहीं हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू स्टे दिस डिलिमिटेशन रिपोर्ट।
बाकी कोर्ट ने ये भी कहा है सेंटर टू फाइल एफिडेविट ऑन द एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज जो हुआ था उसकी प्रोसेस को जरूर यहाँ पे एग्जामिन किया जा सकता है। सो दिस इज सेकेंड न्यूज। इट इज क्रिमिनल टू स्टार्ट स्कूल्स विदाउट फैसिलिटी। सी स्कूल्स में फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी होता है, जो बेयर मिनिमम फैसिलिटीज होती है, स्कूल्स विदाउट फैसिलिटीज। एजुकेशन में अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, ये 3 A होना बहुत जरूरी है। फैसिलिटीज़ की बात करें, जैसे अक्सर हम एक और आर्टिकल अभी देख रहे थे, रूरल एरियाज़ में या फिर बहुत सारे जो विलेजेस हैं वहाँ पे अगर स्कूल्स हैं बट स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटी नहीं है, लाइक जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, तो ये जो बेयर मिनिमम चीज़ें होती है अगर स्कूल में अवेलेबल नहीं होती है तो इससे स्कूल में जो एनरोलमेंट रेशो है, एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड का, वो डिक्लाइन देखने को मिला है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट कि ये जो बेयर मिनिमम चीज़ें हैं ये वो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। सेंटर इज नॉट इम्पोजिंग हिंदी ऑन तमिलनाडु, गवर्नर साहब ने बताया। इट इज़ कीन ऑन प्रमोटिंग ऑल लैंग्वेजेस। सी एवरीबडी, लैंग्वेज जो होती है मदर टंग भी होती है, रीजनल लैंग्वेज भी होती है, लैंग्वेज से एक अटैचमेंट हो जाता है। सो लैंग्वेज कभी भी फोर्सफुल नहीं होनी चाहिए, इम्पोज नहीं करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी शुड बी रेस्पेक्टफुल। इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस है, हिंदी के लिए हेट्रेड भी इज़ नॉट राइट। हिंदी इज़ अ वेरी गुड लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ ऑल्सो वेरी यूटिलिटेरियन। सो द पॉइंट इज सच टाइप ऑफ फिशर्स जो हो रहे हैं लैंग्वेज के बेसिस पे, ये नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ देयर। बाकी यहाँ पे ये भी लिखा है कि हिंदी मेंशन है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है। लैंग्वेज जो होता है ना, एक मीडियम ऑफ लाइक यूनाइटेड, यूनिफिकेशन का मीडियम होना चाहिए बजाय डिवीज़न का। सो दिस इज़ देयर। अब दिस इज़ नेक्स्ट पेज। लुक एट दिस ब्यूटिफुल पिक्चर, कूल ब्रेक। ये रेस्पाइट है फ्रॉम हीट, रेस्पाइट फ्रॉम हीट। एक रिट पेटिशन भी होता है, रेस्पाइट, उसका क्या मतलब होता है टेल। रेस्पाइट रिट्स होते हैं, रिट्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करती है आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 में। रेस्पाइट। चिल्ड्रन टेकिंग अ डाइव एट द फिशिंग हार्बर एज मोटर बोट्स एंड ट्रॉलर्स रिमेन्स एंकर्ड ड्यू टू द फिशिंग हॉलीडे फॉर conservation, विशाखापट्टनम में। दिस इज रेस्पाइट फ्रॉम हीट। Then this is editorial. First editorial है full circle. Cutting fuel taxes is a must to ensure overall macroeconomic stability. मैक्रोइकोनॉमिक क्या होता है, जैसे इन्फ्लेशन हुआ, पूरे कंट्री का डेफिसिट क्या हो रहा है, टैक्सेस से रिलेटेड कोई प्रोविज़न है। तो मैक्रो मतलब होता है दिस इज़ कंट्री लेवल, माइक्रो होता है इंडिविजुअल लेवल। तो जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट भी कम है, स्टैगफ्लेशन का थ्रेट है, इन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी राइज हो रहा है। सो ये जो इन्फ्लेशन है इसको करेक्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज इट्स अ सीरियस क्वेश्चन ऑन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। प्रॉबेबली जो सॉल्यूशन है वो आज की डेट में वो ये है कि जो फ्यूल पे जो इतना ज़्यादा टैक्सेस लगता है, वैल्यू एडिशन टैक्स और एक्साइज टैक्स, वैट लगाता है स्टेट, एक्साइज लगाता है सेंटर, इन दोनों टैक्सेशन में कट करना ज़रूरी है। जो इन्फ्लेशन है इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इन्फ्लेशन इतना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक, हाई क्रूड ऑयल प्राइस, वॉर इन यूक्रेन, फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सी 95 मंथ हाई पे है, 7.79% इन अप्रैल, दिस इज क्रेजी नंबर। देन जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है ये भी 8.38% पे है। रूरल कंज्यूमर एक्सपीरियंस भी 8.5% पे है। दीज नंबर्स आर नॉट एट ऑल गुड। इन्फ्लेशन सीरियल्स में भी देखने को मिला है। सो द पॉइंट इज with both output and government procurement of wheat set to be lower than estimated earlier, जो wheat है यूक्रेन क्राइसिस के कारण वीट का भी शॉर्टेज होने वाला है। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर आज ही एक सर्कुलर आया है कि एक्सपोर्ट ऑफ वीट में भी अब गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस कर सकती है। एक्सपोर्टर सीकिंग टू कॉर्नर अ ग्रेटर शेयर ऑफ द क्रॉप टू टैप द रीसेंट सर्ज इन ग्लोबल डिमांड फॉर द ग्रेन। अभी इजिप्ट का डिमांड आया, टर्की का डिमांड आ रहा है, इनके पास वीट नहीं है तो इंडिया से वहाँ वीट सप्लाई करने की बात हो रही है। बट द पॉइंट इज़ ऐसा नहीं हो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए वीट का हमारे यहाँ शॉर्टेज हो जाए। सो डोमेस्टिक प्राइसेस हैव ऑलरेडी हार्डन, कुड पोज अ चैलेंज टू हाउस होल्ड बजट्स इन द कमिंग मंथ। अगर वीट का प्राइस भी बढ़ने लग गया तो वीट इज़ सच अ बेसिक थिंग, तो ये और ज़्यादा डेट्रीमेंटल होगा इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी इन वीट। एडिबल ऑयल एक और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है फूड बास्केट में, क्लोज मॉनिटरिंग यहाँ भी ज़रूरी है।
अब यहाँ पे बात करें, कुकिंग मीडियम होता है, गैस सिलेंडर प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ रही है। सो द पॉइंट इज दिस, यूक्रेन क्राइसिस से जो कमोडिटी और क्रूड ऑयल में क्राइसिस आया है, ये एक सीवियर चैलेंज पोज कर रहा है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फंडामेंटल्स ऑफ ऑल द कंट्री। इंडोनेशिया ने जैसे बैन कर दिया, पाम ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अब हम ऑयल का सप्लाई कहाँ से लेंगे? तो इन्फ्लेशन जो है वो फूड में और एडिबल प्रोडक्ट्स में आ रहा है। दिस इज़ अ सीरियस थिंग। और इससे पहले जो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी थी, तो शक्तिकांता दास साहब भी अक्सर बोलते रहते थे कि आरबीआई ये बोल रही थी कि ये जो इन्फ्लेशन है ना, वो बिकॉज 1 और 2 प्रोडक्ट्स ओनली है। तो ये 1 या 2 प्रोडक्ट एवरेज बढ़ा देते हैं इन्फ्लेशन का। एक्चुअली में इन्फ्लेशन ब्रॉड बेस्ड नहीं है, ये पहले के आर्ग्यूमेंट थे। अब देखो इन्फ्लेशन ब्रॉड बेस्ड हो गया है। इट इज़ नॉट अबाउट 1 और 2 प्रोडक्ट, ऑल द प्रोडक्ट्स में इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी देखने को मिल रही है। नॉट राइट। While the RBI must continue to tighten monetary policy in order to protect the vast majority who have no hedge against inflation, जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स होते हैं तो वो कुछ hedge प्रोवाइड कर देते हैं, प्रोटेक्शन। बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल के पास से सिंपल फिक्स्ड डिपॉजिट्स है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में मिल रहा है आपको 5% इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन चल रही है 8, तो 3% का आपको लॉस हो रहा है। तो इधर आरबीआई को स्टेप इन करना ज़रूरी है। डबल डिजिट प्राइस गेन है ट्रांसपोर्ट में, फ्यूल में, लाइट कैटेगरी में। गवर्नमेंट के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इन्फ्लेशन को टेम करना है तो फ्यूल कट का प्राइसेस करना होगा बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को। रिफॉर्मिंग WHO, more needs to be done to enhance WHO's ability to respond to disease outbreak। WHO का जो पूरा रोल रहा है ना कोविड-19 के बैकड्रॉप में, ये बहुत क्वेश्चनेबल रहा है। सी फैक्टर तो है ही, सी फैक्टर से ऐसा कुछ चिढ़ते नहीं है अपन, देयर इज़ नो इशू। बट द प्रॉब्लम जिस तरीके से हुआ WHO के रोल में, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, प्लस जिस तरीके से डेट ट्रैप क्राइसिस में जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो आ रहे हैं। सो द पॉइंट इज़, अगर थिंक टैंक्स भी हम देखें तो एवरीबडी यूनिफाइड लैंग्वेज में सब यही बताते हैं कि जो चाइना फैक्टर है, इससे हमें बहुत अलार्म्ड होना ज़रूरी है और ये बनता भी है। हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, एवरी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट ऑन चाइना। सो दिस इज़ देयर। WHO में भी जो बात हुआ, ये इतना बड़ा एपिसोड नहीं बनता अगर इनिशियल स्टेज पे ही इसको कवर अप करने की कोशिश नहीं की जाती। Reforms are urgently needed to strengthen the global health body, ability to respond to novel and known diseases outbreak। नोवल मतलब कोई नई डिसीज आती है तो उसको नोवल बोलते हैं, जैसे नोवल कोरोना वायरस, या फिर कोई नोन डिसीज का आउटब्रेक हुआ है। सो द बेसिक थिंग जो WHO इंश्योर कर सकता है वो ये है कि इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करे, उसको कंटेन करे। आई रिमेंबर नवंबर, दिसंबर, जनवरी से स्टार्ट किया था 2020 और जनवरी तक क्लियर कट न्यूज़ आने लग गई थी कि ये जो वायरस है, न्यूज़पेपर में आई रिमेंबर उस दिन ऐसे आने लग गया था जनवरी इनिशियली कि ये जो वायरस है, पहले चाइना और WHO ने बोला कि ये एनिमल टू ह्यूमन नहीं आता है। फिर एक टर्म होता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ दिस इंटरनेशनल कंसर्न, वो अनाउंस करने में बहुत टाइम लगाया इन्होंने। और जो फ्लाइट्स थी पूरी, वो वर्ल्ड ओवर फ्लाइट्स चाइना से जा रही थी बाहर, इसको स्टॉप नहीं किया गया। वुहान लैब का क्या क्वेश्चंस था वो अभी तक आंसर्स नहीं मिले। सो द पॉइंट इज़, एक यहाँ पर रेगुलेटरी प्रोविजंस होना ज़रूरी है और बेटर वे में हम इसको डील कर पाए सच टाइप ऑफ पैंडमिक्स, बिकॉज कोविड इज़ नॉट द फर्स्ट एंड ऑब्वियसली कोविड इज़ नॉट द लास्ट पैंडमिक। तो कम्युनिटी का जो रोल है, इंस्टीट्यूशंस का रोल है, ये स्ट्रेंथन करें। जैसे वुहान है, स्टबन रिफ्यूजल था टू अलाउ द ग्लोबल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट। ये वर्ड का राइट है, पूरा वर्ड इम्पैक्ट हुआ है तो इट इज़ राइट कि वो इन्वेस्टिगेट करे ये कैसे स्प्रेड हुआ फ्रीली एंड फेयरली। ओरिजिन ऑफ द वायरस क्या है आज तक हमें नहीं पता। हैव हाईलाइटेड द नीड टू स्ट्रेंथन WHO। काफ़ी साल हैं, मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन ने अकाउंटेड फॉर लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल बजट। अब प्रॉब्लम क्या आती है, WHO जो होता है ना, वो फंडिंग के लिए डिपेंडेंट होता है अपने यूज़र्स पे, अपने दिस मेंबर्स में, WHO मेंबर्स में। अब ये जो फंडिंग होती है ये वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन होता है और इसमें से चाइना का बहुत बड़ा से है, USA का बहुत बड़ा से है। तो अगर फंडिंग इस तरीके से हो रही है तो वो WHO का जो मैकेनिज्म है वो भी इम्पैक्ट होने लग जाता है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। अंडर द लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, member states are expected to have in place core capacity,
आइडेंटिफाई, रिपोर्ट एंड रेस्पॉन्ड टू पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। दिस इज वाई चाइना के ऊपर क्वेश्चन उठते हैं कि आपने आइडेंटिफाई, रिपोर्ट एंड रेस्पॉन्ड क्यों नहीं किया टाइम पे। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। Ironically, member states do not face penalties for non-compliance. तो this is also one problem. Penalty लगना चाहिए अगर कोई member state ने act नहीं किया, non-compliance था. This has to change for any meaningful protection from future disease outbreak. So these things are required. These reforms are required. Second बात आती है जैसे कोवैक्सिन को इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए काफी टाइम लगा EUL में। तो वैक्सीनेशन अप्रूवल जो होता है इसमें भी एक फेयर प्ले होना चाहिए। जैसे फाइजर एंड मॉडर्ना को बड़े क्विकली इन्होंने अप्रूवल मिल गया, कोवैक्सिन को टाइम लगा। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि लैप्सेस होने लग जाए अप्रूवल में, बट द पॉइंट इज इट शुड बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर जिस तरीके से अप्रूवल मिलता है। सो रिफॉर्मिंग WHO इज अ मस्ट, रिफॉर्मिंग यूनाइटेड नेशंस इज अ मस्ट। आज की डेट में हम अभी भी 1945 के इरा में जी रहे हैं। दिस इज नॉट राइट। 2022 है, इंडिया जैसे बड़ी कंट्री, रेस्पॉन्सिबल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड को परमानेंट सीट नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। दिस इज नॉट राइट। सो WHO, यूनाइटेड नेशंस, IMF, ये 3-4 बॉडीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अब ये बात है एक्शंस दैट कोरोड द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। स्टील फ्रेम, ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये चोक क्यों करते हैं? सिविल सर्वेंट्स जो है, ब्यूरोक्रेसी वो डिलीवर क्यों नहीं कर पाती है? ये जो स्टील फ्रेम है इसको अक्सर ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये रस्टिंग है? इट्स ऑल एयर नो सब्सटेंस। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, इट इज रस्टिंग, इट इज लाइक कॉलोनियल इरा माइंडसेट में अभी भी जी रहा है। सो द प्रॉब्लम विद दिस स्टील फ्रेम जो है उसको एड्रेस करना जरूरी है। सिविल सर्वेंट्स जो है उनकी न्यूट्रलिटी जरूरी होती है। पॉलिटिकल अपॉलिटिकल होना चाहिए और ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप में न्यूट्रलिटी होना चाहिए, बिकॉज दीज आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, से आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी, ब्यूरोक्रेट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करें। पॉलिटिकल जो होता है उससे सेपरेट होना चाहिए दिस ब्यूरोक्रेसी को, अपॉलिटिकल होना जरूरी है। दीज आर द बेसिक थिंग्स। जो वैल्यू सिस्टम है वो इरोड क्यों हो रहा है, इसके बहुत सारे मायने हैं। एक मायना तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी, दूसरा मायना एक ये भी हो जाता है कि द काइंड ऑफ पावर, प्रिविलेज और अटेंशन जो ब्यूरोक्रेसी को मिलता है। फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट क्वालिफाइज द एग्जाम, हम उसको गॉड बना लेते हैं, विच इज रॉन्ग। लेट ह्यूमंस रिमेन ह्यूमंस, ओके, लेट ह्यूमंस रिमेन ह्यूमन। सो द पॉइंट इज, ये जो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है इसकी जो कोर वैल्यूज है, न्यूसेंस वैल्यू नहीं, कोर वैल्यूज है, उसमें एम्फेसाइज करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ कुछ बहुत अच्छी वैल्यू सिस्टम लिखा है जो एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई पुट इट इन द नोट्स हियर। दिस इज रिफॉर्म एंड दिस। जैसे देखो, एक तो पॉलिटिसाइजेशन जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का होता है वो गलत है। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी कहा था कि विजन एंड इंटेलेक्चुअल होना जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी कॉम्प्लायंट है, कॉम्प्लायंट मतलब टू द रूल्स होना चाहिए बजाय पॉलिटिकल लीडरशिप। प्राइज्ड एंड लुक्रेटिव असाइनमेंट मिलता है, फेवरेटिज्म हो जाता है पोस्टिंग्स में भी अगर वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं। देन इसके बाद क्या होता है, अगर नहीं फॉलो करते हैं तो उनको पनिशमेंट पोस्टिंग मिल जाती है। इसके अलावा आर्टिकल 311 में इसीलिए सिविल सर्वेंट्स को सेफगार्ड किया गया था कि आपको पॉलिटिकल लीडरशिप में बहुत सबमिसिव नहीं होना है, जो करेक्ट है वो चीज़ करना है। आपको प्लायंट एंड सबमिसिव बिहेवियर नहीं करना है, पॉलिटिकल दिस मोटिवेशन नहीं होने चाहिए। आपकी न्यूट्रलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ये चीज़ आपको स्टैंड करना है। तो इन चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं। ये जैसे नॉर्म्स हैं, न्यूट्रलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवाइस, candor, speaking truth to power, even if it is done in the privacy of minister's chamber. ये जो नॉर्म्स हैं, वैल्यू सिस्टम है सिविल सर्वेंट्स के, दीज थिंग्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। इसके अलावा चेरिश करें सेल्फ रेस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल प्राइड एंड डिग्निटी। ये टुगेदर जब होगा तभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्चुअली में वर्क कर पाएगा और उसका काम है सर्व करना पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं, सर्व करना सोसाइटी एंड द पीपल को। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट, ये अंबेडकर साहब ने कहा था, आर्किटेक्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट हैज टू बी कल्टिवेटेड।
We must realize that our people have yet to learn it. Democracy in India is only a top dressing on an Indian soil, which is essentially undemocratic. So this is also one thing. So the point is, ब्यूरोक्रेसी जो यहाँ पर है उसको डिलीवर करना जरूरी है. एक नोलान के प्रिंसिपल्स होते हैं, नोलान प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ. ये क्या है आंसर? नोलन के प्रिंसिपल क्या होते हैं? व्हाट आर नोलन्स प्रिंसिपल? सो दिस इज देयर. जैसे GS4 एंड आई रिमेंबर 2013 में सिलेबस चेंज हुआ था, तो आज का जो पैटर्न है ये जब चेंज हुआ देन ओनली माय जर्नी स्टार्टेड. सो 2013 में GS4 जो था एथिक्स इसीलिए इंक्लूड किया था कि हाउ टू इनकलकेट दिस एथिकल बिहेवियर इन सिविल सर्वेंट्स ड्यूरिंग देयर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर प्रिपरेशन लेवल में वो एथिक्स पढ़े. तो ये एथिक्स मतलब ये नहीं होता है कि बस किताबें पढ़ना है, इसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी होता है. एन इंडस्ट्री बेयरली हैंगिंग बाय अ थ्रेड. सो दिस इज देयर. ये जूट इंडस्ट्री है, यहाँ भी बहुत डिफिकल्टी हो रही है बिकॉज जूट का रिप्लेसमेंट आ गया है दिस नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल सिंथेटिक पॉलीमर. तो जूट को भी प्रमोट करना चाहिए, लाइक कारपेट्स में, पैकेजिंग्स में, इन सब में जूट जो है वी नीड टू मेक इट मेन स्ट्रीम. इनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए बिकॉज मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस जूट इंडस्ट्री. चाइना, रशिया, पाक टू अटेंड SCO एंटी टेरर मीट इन दिल्ली. तो ये SCO है. SCO की एंटी टेररिज्म मीट अभी न्यू दिल्ली में होगी. काउंटर टेररिज्म टीम्स रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्री इंडिया में आएंगे. ये अहेड है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर मीटिंग. रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर मीटिंग SCO RATS. दिस इज फॉर टेररिज्म. इंडिया होस्ट करेगा SCO समिट 2013 में. 8 मेंबर ग्रुपिंग चाइना, इंडिया, कजाक, किर्ग, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान ट्रैवलिंग टू इंडिया. आप बताओ ईरान जो है वो SCO का मेंबर है या नहीं है? और ईरान SCO का मेंबर है तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए यहाँ पे? जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज भी होगा. दिस मनेसर एंटी टेरर 2022 NSG पार्ट करेगी. फ्रेंडशिप बॉर्डर एक्सरसाइज भी होगा कजाकिस्तान. ये जो SCO ऑर्गेनाइजेशन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है. SCO. अमरनाथ यात्रा पिलग्रिम टू बी ट्रैक्ड थ्रू RFID टैग. दिस इज गुड. टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन हो रहा है. देन इंडियन एम्बेसी टू रीओपन इन कीव. दिस इज रियली गुड. इंडिया हमेशा से यहाँ पर यही बात किया है कि डिप्लोमेटिक पीसफुल सॉल्यूशन फाइंड करे, वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन. तो एम्बेसी फिलहाल के लिए जो पोलैंड शिफ्ट कर दिया गया था बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस, अब वो वापस रीओपन हो रहा है कीव में. देन मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर साहब और देवबा टू कंटिन्यू टॉक्स ऑन हाइड्रो पावर एंड कनेक्टिविटी. तो दिस इज नेपाल. मॉनसून इस बार जल्दी आएगा बिकॉज हीट भी बहुत ज़्यादा हो रही है. हीट इज़ टू मच. सो अगर हीट हो रहा है तो मॉनसून का तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ही यही है. डिफरेंशियल हीटिंग होती है, डिफरेंशियल हीटिंग लैंड का और सी का. तो इसके कारण विंड्स जनरेट हो रही है. बाकी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनॉन है. इसमें अगर हम देखें तो अल नीनो का इम्पैक्ट आता है, ला नीना का इम्पैक्ट आता है, इंडियन ओशन डायपोल का इम्पैक्ट आता है. पॉजिटिव है इसका मतलब इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव है, ज़्यादा बारिश होगी. ला नीना है मतलब ला द रेन, दिस इज रेन्स ज़्यादा होगी. सो द पॉइंट इज पॉजिटिव आईओडी एंड ला नीना, इसका मतलब रेन्स बेटर. नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल और अल नीनो नो रेन्स, तो इसका मतलब रेन्स कम है. ओके, अल नीनो नो रेन्स एंड ला नीना मतलब ला रेन्स, रेन ज़्यादा होगी. सो मॉनसून टू अराइव अर्ली ओवर केरला. CCMB डेवलप इंडियन mRNA वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म. वैक्सीनेशन में और आगे अभी प्रोग्रेस हो रहा है. दिस इज रियली गुड. अब ये इंपॉर्टेंट है. ISRO टेस्ट बूस्टर फॉर गगनयान. व्हाट इज गगनयान? गगनयान क्या है? ये मैन्ड मिशन है. GSLV Mark 3 के थ्रू हम इंडियंस हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उसको हम स्पेस में भेजेंगे. तो जो GSLV Mark 3 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉकेट है. Mark 3 मतलब थर्ड वर्जन. GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. यूजुअली हमारा PSLV मेन स्टे रहा है, वर्क हॉर्स, बट अब GSLV भी हमने काफ़ी हद तक रिफाइन कर लिया है. तो ISRO ने सक्सेसफुली यहाँ पे किया. इसमें एक्चुअली हैवी वेट जो होता है ना उसके लिए GSLV रिक्वायर्ड होता है. तो इसमें रॉकेट बूस्टर चाहिए होते हैं. तो वन स्टेप टुवर्ड्स है दिस गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन में. ये डिज़ाइंड है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में. बूस्टर्स होंगे यहाँ पे GSLV Mark 3.
अब सिंस गगनयान एक मैन्ड मिशन है, तो जब मैन्ड मिशन होता है तो हम और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखते हैं और इम्प्रूव करते हैं रिलायबिलिटी को, ताकि वो सेफ्टी मीट कर पाए ह्यूमन रेटिंग्स का। तो और रिफाइनमेंट चल रहा है GSLV मार्क 3 का। मार्क 3 में 3 स्टेजेस हैं प्रोपल्शन में। पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है दिस, सेकंड में लिक्विड प्रोपेलेंट है, थर्ड में क्रायोजेनिक है। 3 प्रोपल्शन स्टेजेस ऑफ GSLV मार्क 3 है। फर्स्ट में सिंपल फायर हुआ, सेकंड में ये लिक्विड प्रोपेलेंट एंड बूस्टर्स आएंगे और थर्ड में क्रायोजेनिक स्टेज है। तो दिस इज HS-200 रॉकेट बूस्टर अंडरगोइंग स्टैटिक टेस्ट एट श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, किस राज्य में है? आंसर 3.2 करोड़ यूज्ड फैसिलिटीज अंडर आयुष्मान स्कीम। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 3.2 करोड़ लोगों को बेनिफिट्स मिले। एक्सेलेंट। देन मिस्टर रानिल विक्रमसिंघे नए प्राइम मिनिस्टर हैं। वाउज टू डिलीवर सॉल्यूशन टू क्राइसिस इन श्रीलंका। आर्डोगन अपोजेस फिनलैंड एंड स्वीडन। अब एक और नया क्राइसिस हो रहा है। अभी तक यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर रहा था, अब फिनलैंड एंड स्वीडन भी बोल रहे हैं नेटो ब्लॉक को ज्वाइन करना है। रशिया को बहुत ज़्यादा कॉर्नर में पुश करना इज़ नॉट एट ऑल राइट। रशिया इज स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, मिलिट्री माइट उसकी काफ़ी ज़्यादा है। टर्की अ मेंबर स्टेट हैज़ अ वीटो ऑन द ग्रुप्स डिसीजन, तो टर्की वीटो लगा देगा। फिनलैंड एंड स्वीडन जो है नेटो ब्लॉक ज्वाइन नहीं करेंगे, आर्दोगन ने ये कहा। जो आर्दोगन है और दिस प्रेसिडेंट ऑफ रशिया मिस्टर पुतिन, इनके बीच में भी अच्छी इक्वेशन है। Then this is UAE's ailing president Sheikh Khalifa dies at 73. He was battling illness for many years. United Arab Emirate हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है और स्ट्रॉन्ग टाइज है UAE के साथ। सो दैट इज़ वाई मार्क ऑफ रेस्पेक्ट के लिए टू डिपार्टेड डिग्निटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है डेज मॉर्निंग। सो मतलब दुख प्रकट कर रहे हैं, हम दुख प्रकट कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री स्टेटमेंट ने बताया। तो इसमें हम क्या करते हैं, नेशनल फ्लैग विल बी फ्लोन एट हाफ मास्ट एंड देयर विल बी नो ऑफिशियल एंटरटेनमेंट ऑन द डे। तो दिस इज द मार्क ऑफ डिग्निटरी के लिए रेस्पेक्ट। अब दिस इज दैट SBI का Q4 नेट राइजेस 41% टू दिस, एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुआ है, सम रिलीफ। एक्सपोर्ट बढ़ा है 30.7%, इम्पोर्ट बढ़ा है 31%। गुड, एक्सपोर्ट राइज होना चाहिए, एक्सपोर्ट होना बहुत अच्छी बात है, डॉलर आते हैं। मारुति टू इन्वेस्ट 11,000 करोड़ इन न्यू हरियाणा फैक्ट्री, दिस इज अगेन गुड। इन्वेस्टमेंट मतलब जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट। वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स फेल 13%, इंपोर्ट कम होना बहुत अच्छी बात है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। अप्रैल क्रूड इंपोर्ट राइज टू रिकॉर्ड, दिस इज नॉट राइट बिकॉज इससे पैसे खर्च हो जाते हैं। अप्रैल क्रूड ऑयल इंपोर्ट राइज टू रिकॉर्ड दिस मच। LIC एंड दिस इज मेडिकल डिवाइसेज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंटर एनर्जी प्रोडक्ट्स, TII आ रही है। टेस्ला सेट टू पॉज इंडिया प्लान्स ऑन टैरिफ। मर्सिडीज का जगरनॉट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जगरनॉट? जगरनॉट एक एक्समैन भी है जगरनॉट। जगरनॉट कोर्स करेक्ट आफ्टर दिस केयरिंग ऑफ इट्स रेल्स। ओके, सो व्हाट इज दिस जगरनॉट? मर्सिडीज। Then this is Don Carlo और this is Lion Hearted Prannoy propels India into summit clash। पिछले कुछ टाइम से हमारी जो बैडमिंटन टीम है ना, ये बड़ी ऑसम हो गई है। बैडमिंटन टीम, मेन भी और वुमेन भी, बोथ आर डूइंग एक्सेलेंट वर्क। Lion Hearted Prannoy propels India into the summit clash। Then this is IPL और दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। ओके, सो ये है। और आज बर्ड्स डे भी है, तो माइग्रेशन क्या होता है? सी, माइग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आते हैं। तो एनुअल अवेयरनेस रेजिंग करना है बर्ड का। अक्सर जैसे इंडिया में होता है, केवलादेव नेशनल पार्क में, नागालैंड में आती हैं बर्ड्स। ये एक माइग्रेटरी रूट है, सेंट्रल एशिया से यहाँ माइग्रेट, इंडिया में स्टॉप ओवर होता है, देन गो टूवर्ड्स, देन बर्ड्स फ्लू टूवर्ड्स साउथ फर्दर, अफ्रीका चली जाती है, ऑस्ट्रेलिया चली जाती है, लाइक दैट। तो इन माइग्रेटरी बर्ड्स का कंजर्वेशन ज़रूरी है बिकॉज इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है, इकोलॉजिकल सर्विसेज भी करती है, कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। अब बर्ड्स माइग्रेट कैसे करती है? एविएशन माइग्रेशन एक मिरेकल है, एक्चुअली में क्या है नोबडी नोज, बट ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल करती है। इकोलॉजिकल कंडीशंस बैलेंस वगैरह यहाँ पे होती है। सवाल ये होता है कि ये नेविगेट कैसे करती है पिन पॉइंट एक्यूरेसी से। तो एग्जैक्टली तो नहीं पता हाउ माइग्रेटिंग बर्ड्स फाइंड देयर फ्लाई वे, फुल्ली अंडरस्टूड नहीं है, बट स्टडीज़ में ये देखा गया कि
ये अपने आप को ओरिएंट कर लेती हैं बाय द सन ड्यूरिंग द डे। सन जिस डायरेक्शन में है उसके हिसाब से ये अपने आप को ओरिएंट करती है। स्टार्स से नाइट में, फिर ये जियो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर भी डिपेंडेंट होती हैं। प्लस कुछ बर्ड स्पीशीज होती है वो पोलराइज लाइट भी डिटेक्ट कर लेती है। तो इन सब का कलेक्टिवली यूज करके वो माइग्रेट करती है पिन पॉइंट एक्यूरेसी से। सो दिस इज वर्ल्ड माइग्रेशन डे, माइग्रेशन बर्ड डे। Okay, so this is 14th of May. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.